नमस्ते, मैं डॉक्टर कलावती सांब्रेकर पीयूसी द्वितीय वर्ष के सभी छात्रों का आज की नई कक्षा में स्वागत कर रही हूँ। हम जो ये क्लासेस ले रहे हैं वो पुनरावर्तन के क्लासेस हैं यानी रिवीजन क्लासेस, और इसमें हम जो लेसन्स पढ़ चुके हैं उनके बारे में चर्चा एवं प्रश्नोत्तरों की चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षा में गंगा मैया से साक्षात्कार इस पाठ के प्रश्नोत्तर एवं सारांश के बारे में हमने चर्चा की थी, और व्याकरण तथा कुछ प्रश्नोत्तर आपको लिखने के लिए बताए गए हैं। तो नोट्स आप मेंटेन कर रहे हैं ऐसी आशा मैं रखती हूँ। जितने भी लेसन्स पढ़ाए हैं उसके नोट्स आप बना रहे हैं, ये हम समझकर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की कक्षा में हम सारांश और कहानी को और एक नए सिरे से समझेंगे और प्रश्नोत्तर चर्चा भी करेंगे। तो एक कहानी यह भी, लेखिका है मनु भंडारी। मैंने इस लेसन को आपको सिखाया है कुछ हफ्तों पहले, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें मैंने क्लियर की है, पर यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स में इस पूरे लेसन को फिर एक बार जो है समझने की कोशिश करेंगे। एक कहानी यह पाठ आत्मचरित्र शैली में लिखा गया है। इसमें लेखिका ने पूरी तरह से अपना आत्मचरित्र तो नहीं, पर अपने बचपन से लेकर खुद के लेखिका बनने के सफ़र का बहुत सुंदर जो है जिक्र किया है। इसमें जो पड़ाव उनके जीवन में, जो परिस्थिति उनके जीवन में आई, उसको लेकर वो कैसे एक साधारण सी लड़की से लेखिका बनी, और लेखिका बनने के बाद भी जो कंपैरिजन का डर उनके मन में बचपन में बैठा था, एक हीन वृत्ति, हीन भाव जो लोगों से या घर के बुज़ुर्गों से उसे मिला था, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं, उससे वो कैसे बाहर निकली, पर सक्सेसफुल होने के बाद भी वो इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स फीलिंग जो है वो उनके मन में हमेशा के लिए रह गया। तो इस तरह से हमारे आपके जैसे साधारण विद्यार्थिनी की ये कहानी, जिसमें वो बचपन से लेकर खुद के लेखिका बनने का सफ़र बताती है। एक कहानी यह भी मनु भंडारी जी का आत्मचरित्र है, जिसमें उन्होंने अपनी यात्रा का जिक्र किया है। अपनी यात्रा को खुद के शब्दों में बयां किया है, साझा किया है हमारे साथ। स्वाभिमानी और अहंवादी पिता के साथ अपना बचपन गुजारते हुए उनसे राजनीति तथा कैसे शीर्ष पर रहना चाहिए इसकी शिक्षा लेते हुए मनु भंडारी बड़ी होती है। इस पॉइंट के बीच आपको मैं यह बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बचपन के बारे में उन्होंने जो जिक्र किया है कि मेरे बचपन में मेरी बहन और मैं दोनों कुछ ही सालों का अंतर होने की वजह से साथ में पले बढ़े, और बहन थोड़ी गोरी और मैं थोड़ी काली होने की वजह से कंपैरिजन हम दोनों में होता रहा, और पिताजी को गोरा रंग बहुत ही पसंद था और मैं काली सावली, तो हमेशा पिताजी मेरी तरफ थोड़ा सा अनदेखापन उनका होता था। तो फिर भी मनु भंडारी की बहन की जब शादी हो जाती है, भाई दोनों पढ़ने लिखने के लिए बाहर चले जाते हैं, तो मनु की तरफ पिताजी का और माँ का पूरा ध्यान आ जाता है।
तो उसके बाद उनकी असली जो है कहानी शुरू होती है और धीरे धीरे मनु भंडारी को राजनीतिक बातें समझाने की कोशिश में पिताजी है, उसे वो पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, उसे वो राजनीति समझाना चाहते हैं, पर दूसरी ओर ये भी नहीं चाहते कि वो हड़तालें करें, वो बाहर घूमे, लड़कों के साथ चर्चाओं में भाषणों में भाग ले, ये उन्हें पसंद नहीं था। और ये द्वंद्व भरा हुआ स्वभाव मनु भंडारी को पसंद नहीं था। पिताजी एक तरफ हमें इंस्पायर भी करते हैं कि हमेशा आगे बढ़ो, हमेशा कुछ विशेष बनकर जियो, हमेशा शीर्ष पर यानी ऊपर रहो, ये सिखाते भी हैं और कुछ बातों में हमारा पैर भी खींचते हैं। तो ये दोनों ड्यूअल माइंड वाले पिताजी किसी को भी पसंद नहीं होते, जैसे मनु भंडारी को भी पसंद नहीं थे। उन्होंने पिता के बाद अपनी माँ का जिक्र किया है। मनु अपनी माँ के बारे में कहती है कि वह सहनशील थी, केवल अपने परिवार के सदस्यों के लिए जीती थी। मनु यह विशेष रूप में कहती है कि मेरी माँ मेरा आदर्श कभी नहीं बन सकी। यहाँ पर मनु भंडारी को कहना है कि माँ को हमने देखा कि वो बेहद सहनशील है, धरती से भी ज़्यादा सहनशील शायद, क्योंकि वो पिताजी की हर बात को मानती है, पिताजी की हर जाति को वो सहन करती है। हमारे उल्टे सीधे किसी भी मांग को पूरा करना, हमारी और पिताजी की सेवा करना, यही उसका जीवन है। उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा मनु भंडारी को कहना है। और मेरी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ, ऐसा उन्होंने उल्लेख जो है लेसन में किया है, आप पढ़ लीजिए कि इसको अपना कोई व्यक्तित्व, अपनी कोई पहचान नहीं थी, तो उसको मैं अपना रोल मॉडल कैसे बनाती। यानी मेरी माँ केवल घर में रहकर केवल घर के लोगों के समाधान के लिए जीती है, अपना ऐसा उसको कोई मत नहीं है, अपना ऐसा कोई उसको कहना नहीं है, व्यू नहीं है उसका, है ना। तो मुझे अपनी माँ को ऐसे देखकर बुरा लगता था, वो लाचार थी, पिताजी के सामने हमेशा झुकी हुई रहती थी, तो वो मेरा आदर्श कभी नहीं बन सकी। आदर्श यानी रोल मॉडल। तो रोल मॉडल हमारे माता पिता भी हमारे लिए होते हैं। अगर वो समाज में कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने हमें अच्छे संस्कार देकर पाला पोसा है, तो हमेशा ही हमें लगेगा कि हमें भी माता पिता जैसा बनना चाहिए। तो पिताजी तो ठीक, पर उनकी माँ उनके लिए रोल मॉडल नहीं बन सकी, क्योंकि माँ जो है अति सहनशील थी, उसको कोई अपना व्यक्तित्व अस्तित्व नहीं था। मनु के पिता रसोई को भटियार खाना कहते थे। तो मनु जी के पिताजी जो है वो लड़कियों का बार बार किचन में काम करना, यानी उनकी क्षमता को उस भट्टी में, उस चूल्हे में जलाना कहते थे। यानी जो व्यक्ति कुछ और कर सकता है, वो मैक्सिमम टाइम किचन में अगर स्पेंड करेगा, तो वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसीलिए लड़कियों को सिर्फ किचन का रास्ता दिखाने के बजाय उनको बाहरी जीवन को कैसे फेस करना चाहिए, कैसे पढ़ लिख कर भी आगे बढ़ना चाहिए, ये कहने वाले पिताजी थे। महाविद्यालयीन जीवन के बारे में मनु भंडारी का जिक्र है कि जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर है इसमें, वो है शीला अग्रवाल। शीला अग्रवाल मनु भंडारी की महाविद्यालयीन प्रोफेसर है और उनसे मनु भंडारी प्रेरित हुई, बहुत इंस्पायर हुई अपनी प्राध्यापिका से। वो शीला अग्रवाल उनकी हिंदी की प्राध्यापिका थी और उन्होंने उनका जीवन कुछ ही सालों में बदल दिया। शीला अग्रवाल ने मनु को हिंदी साहित्य से परिचय कराया और
केवल सीमित पुस्तक पढ़ने वाली मनु भंडारी या यूं ही कुछ भी पढ़ देने वाली एक छोटी लड़की से बदल कर आज चुनाव करके वो पढ़ने लगी कि मुझे इस सब्जेक्ट में ये नॉलेज चाहिए या मुझे इसी विषय का पढ़ना है, तो इस विषय के बारे में मुझे जानकारी चाहिए, इस लेखक के बारे में पढ़ना चाहिए। तो उसको जो है चॉइस करके पढ़ना जो है वो उन्होंने सीखा। पढ़ना है मतलब पढ़ लिया, जैसे कि हम परीक्षा के लिए करते हैं, तो वो करना उसने बंद किया और बहुत सारी पढ़ाई शीला अग्रवाल उनकी प्राध्यापिका की वजह से हिंदी लिटरेचर से सही मायने में उनका परिचय हुआ। तब मनु भंडारी जी ने बहुत सारे प्रसिद्ध लेखकों की किताबें पढ़ डाली। शीला अग्रवाल द्वारा प्रेरित होकर मनु घर के बाहर उठने बैठने लगी, हड़तालों में हिस्सा लेकर भाषणबाजी करने लगी, देश की आज़ादी के लिए लड़ने में अपना योगदान देने में वो समर्थ हो गई। यानी वो जो 1946 और 47 का समय था, तभी लकीली मैं तो कहूँगी कि मनु भंडारी जो है पीयूसी में पढ़ती थी और उस समय ये देश की ही पुकार थी कि हर व्यक्ति हर देशवासी को देश के आज़ादी के लिए कोई ना कोई छोटा बड़ा योगदान देना था। वैसे लड़ तो रहे थे अंग्रेज़ों से 100 सालों से, पर धीरे धीरे जनता जो है जागरूक हो गई और उनमें विद्यार्थी भी शामिल हो गए। आज़ाद हिंद के फ़ौज के मुकदमे चलने लगे और उसमें सभी जो यंग लीडर्स थे या सभी यंग जनरेशन थी वो उनके साइड में, उनके ही हिस्से, उनके ही साथ खड़ी हो गई। और उसमें शीला अग्रवाल के साथ ये सारी लड़कियां, उनके महाविद्यालय की लड़कियां, और उनमें मनु जो है उनको लीड करती थी। तो इस तरह से एक बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही डायनामिक लेक्चरर या प्रोफेसर के जीवन में आने की वजह से मनु भंडारी का जीवन बदल गया। वो एक साधारण लड़की से वो एक ज़िम्मेदार लड़की बन गई। पढ़ाई तो सही, कॉलेज में इन 2-3 लड़कियों की चलती थी। जिस दिन हड़ताल होती थी, सभी दुकानें बंद करवाना, कॉलेज बंद करवाना और रैली निकालना। अगर इसने कहा कि क्लास बैठो तो लड़कियां बैठती, क्लास से बाहर निकलो बोलेगी तो निकल जाएंगी। इस तरह वो अपना छोटा बड़ा योगदान देश के लिए दे रही थी। 1947 में शीला अग्रवाल को लड़कियों को भड़काने के कारण नोटिस दिया गया और मनु को क्लास में आने से निषिद्ध कर दिया गया। कुछ लड़कियों को रस्टिकेट किया गया और मनु भंडारी की जो प्राध्यापिका थी उनको नोटिस देकर कॉलेज आने से मना कर दिया। तो इस तरह से मनु भंडारी के साथ जो भी हुआ उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान न देते हुए उन्होंने आज़ादी के लिए काम करना शुरू किया और 15 अगस्त 1947 को सभी महाविद्यालय उनको खोलने ही पड़े और फिर से कॉलेज शुरू हो गया। तो इस तरह से मनु भंडारी एक लेखिका के रूप में प्रसिद्ध तो है ही, पर उनका जीवन अलग अलग प्रकार की यातनाओं वेदनाओं से निकलकर आगे बढ़ा है। मनु भंडारी अपने माता पिता के बारे में बताती है, अपने बचपन के जीवन के बारे में और अपने कॉलेजी जीवन के बारे में और अपने लेखकी जीवन के बारे में बताती है और कहती हैं, पिताजी या अन्य लोगों की वजह से जो हीन भावना मुझ में थी, वो हीन भावना लेखिका बनने पर भी कभी कभी मुझ में आज भी नज़र आती है और इसीलिए हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति में कोई ना कोई
अच्छी सुंदर बात होती है और उसको लेकर वो व्यक्ति अपनी समाज में प्रगति कर सकता है। और हमें हमेशा ही प्रेरणा देने वाले लोग समाज में मौजूद हैं, उनसे प्रेरित होकर हमें अपना जीवन अच्छा बनाना चाहिए। इस तरह के मैसेजेस हमें या इस तरह से सीख हमें इस पाठ से मिलती है। अगली क्लास में फिर से हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे और उत्तर के साथ साथ यहाँ पर आपको अन्य जानकारी भी दी जाएगी। आशा है ये आपको समझ में आ गया है सारांश फिर से। तो अगली क्लास में प्रश्नोत्तर देखेंगे। धन्यवाद।